हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जैसे ही 6 के लोग टैलेंट के खिलाफ बातें करते हैं तो ये बातें सर तजू को बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड सी के साथ साथ 6 के बाकी सभी को भी वहाँ पे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन यही तो असल में उस ब्लैक मिस्ट का प्लान था कि सर तजू 6 के लोगों को मारते हुए कोई गलत कदम उठाए और वो इस मौके का फायदा उठाकर 6 के लोगों में टैलेंट सेट के लिए और भी नफरत पैदा कर सके। अब जैसे सर तजू को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो वहाँ पे जल्दी से टाइम को रिवर्स करते हुए सबको दोबारा से जिंदा कर देते हैं और पूरे 10 लाख सालों के बाद वो हेवनली डव जजमेंटल प्लेटफॉर्म को सबके सामने ले आते हैं, जिसमें जो कोई भी झूठ बोल रहा होता है हेवन उसे खुद पनिश करते हुए मौत के घाट उतार देता है। और यही सब बेचारे वहाँ पे लॉर्ड सी के साथ भी होता है, क्योंकि उसने टैलेंट सेट को लेकर जो हिस्ट्री लिखी थी वो सरासर फेक थी। इसलिए हम देखते हैं कि 6 के लोग भी वहाँ पे एसर तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे थे, प्लीज हम लोगों को हमारी असली हिस्ट्री के बारे में बताइए। और जब एसर तजू वहाँ पे उन सभी लोगों को टैलेंट सेट की असली हिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे एसर तजू से माफी मांगते हुए उनके सामने झुक गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले कीजी इमोर्टल डोमेन के अंडरग्राउंड केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ब्लैक मिस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था इस जू यंग ने तो हेवनली डव जजमेंटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सारी गेम को ही पलट दिया। वो 6 जैसे मैं सटा जू यंग के खिलाफ करने वाला था और वही 6 जू यंग के साथ खड़ा हो गया है। और ये कहकर ब्लैक मिस्ट वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है अब आखिर हम लोग क्या करें। लेकिन जब उस ब्लैक मिस्ट को वहाँ पे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता तो अब की बार वो थोड़ा गुस्सा होकर सवाल करते हुए पूछता है बताओ मुझे अब आगे मुझे क्या करना है। ब्लैक मिस्ट कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई देती है, अगर तुम चाहो तो खुद से जू यंग के ऊपर हमला करते हुए उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। उस लड़की को देखकर वो ब्लैक मिस्ट वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो लॉर्ड सी की डिसेबल हुआ करती थी ना। लेकिन इससे आगे वो ब्लैक मिस्ट वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे उसे चुप रहने का इशारा करती है। जिसके बाद वो लड़की जिसका नाम बाई ही था वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है तुम पिछले 10 लाख सालों से इसी तरह अंडरग्राउंड केव के अंदर रहते हुए आ रहे हो, जबकि जू यंग तुम्हारे इलाके में आकर उसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। लेकिन ये तुम्हारे पास उसकी सोल को डिवोर करने का बहुत अच्छा मौका है, अब तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उस लड़की का नाम था बाई ही, जो कि डार्क लॉर्ड यान के 12 डिसेबल्स में से एक थी। हालांकि ये लड़की देखने में तो बहुत ज्यादा क्यूट थी, लेकिन इसे उतनी ज्यादा खतरनाक माना जाता था। वहीं बाई ही की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो ब्लैक मिस्ट भी वहाँ पे उसकी बातों में आते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे थोड़ी हिम्मत दिखाकर जू यंग का सामना करते हुए उसकी सोल को डिवोर करना ही होगा। और ये कहकर वो ब्लैक मिस्ट वहाँ पे बाई ही को ग्रीट करते हुए कहता है मुझे गाइड करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मास्टर। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ऐसा जू यंग की सोल को डिवोर करने के लिए निकल गया था। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि बाई वहाँ पे एक लंबी सी सांस लेते हुए कहती है एक और बेवकूफ जिससे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और ये कहकर वो वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए वहीं पीछे की तरफ लेट जाती है और लेटते साथ ही वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कितनी आरामदायक जगह है, फाइनली अब मुझे थोड़ा सोने का मौका मिल पा रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे बिल्कुल नोबिता की तरह एक ही सेकंड के अंदर वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को 6 के इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी एल्डर्स और मास्टर्स के दरमियान ऐसा जू यंग को लेकर मीटिंग चल रही थी। इमॉर्टल सोल पैलेस के मास्टर को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लोग वहाँ पे करे तो करे क्या। तभी एक सोल्जर वहाँ पे भागते हुए आकर अपने मास्टर से कहता है मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जिसपे हम देखते हैं कि इमॉर्टल सोल मास्टर भी वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है क्यों क्या हो गया, क्या जू यंग खुद यहाँ पे आ गया है। जिसपे वो सोल्जर नाम में अपने सर हिलाते हुए कहता है नहीं, बल्कि हमारे एल्डर लुओ जी को जू यंग ने पकड़ लिया है। अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे पैलेस मास्टर के साथ साथ बाकी सभी एल्डर्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या, लेकिन जू यंग ने ऐसा क्यों किया। और लुओ जी तो उसे हमारे सोल पैलेस में इनवाइट करने के लिए गया था ना, तो फिर आखिर खुद कैसे पकड़ा गया और आखिर जू यंग को उसकी चाल के बारे में पता कैसे चला। लुओ जी तो बहुत चालाक किस्म का इंसान था। और ये कहकर पैलेस मास्टर वहाँ पे उदास होते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे खुद जू यंग से जाके मिलना होगा। और ये कहकर पैलेस मास्टर वहाँ पे अपने सभी एल्डर्स को लेकर ऐसा जू यंग से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को लॉर्ड सी वाले इंपीरियल मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर लुओ जी के साथ साथ ऐसा 6 के बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे पकड़ रखा था। और उन सभी लोगों को वहाँ पे ऐसा के डिसेबल्स मिलकर 6 की असली हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसके मुताबिक टैलेंट सेट ने ही उनकी कीजी इमॉर्टल डोमेन को बचाया था और टैलेंट सेट के डिसेबल्स ही उनकी डिवाइन वेपन्स को रिफाइन करने में मदद किया करते थे। और साथ ही साथ टैलेंट सेट कीजी इमॉर्टल डोमेन के लोगों को उनके दुश्मनों के साथ फाइट करने में मदद किया करता था। ऐसा के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे कीजी इमॉर्टल डोमेन के सभी लोगों को ये हिस्ट्री पूरी तरह से रटा रहे थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा तो वहाँ पे अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे और मिस निंग उन्हें वहाँ पे हवा दे रही थी। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे उन सभी लोगों को पढ़ाते हुए कह रहे थे आज की जी इमॉर्टल डोमेन जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट सेट के टेस्ट की वजह से है। इमॉर्टल मास्टर जू जियान ने ही इस 6 का निर्माण किया था, वो भी अपने टेस्ट की मदद से। मास्टर जू जियान ही थे जो कि 6 के ऊपर आने वाली हर तबाही से उसे बचाते हुए आ रहे थे। ये हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं कि उनमें से एक कल्टीवेटर वहाँ पे धीरे धीरे सोने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे पूरी तरह से सो पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लियो जियान और डोंगमी दोनों
की नजर वहाँ पे उसके ऊपर पड़ जाती है और वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी सोट लेकर उसके सर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, बल्कि मैं अपने मन ही मन में हिस्ट्री को याद करने की कोशिश कर रहा था। वो क्या है ना, इस तरह से हिस्ट्री हमें जल्दी याद हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिu जिन और डोंगमी दोनों मिलकर वहाँ पे उसे अपने सामने रखी हुई टेबल पे लेटाते हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारी हिस्ट्री को ऐसे रिपीट कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। जिसपे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, असल में ये हिस्ट्री नई नई आई है ना, तो फिर इसके ऊपर रिएक्ट करने में हम लोगों को थोड़ा समय लग रहा है, प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिए। जिसपे डोंगमी वहाँ पे अपनी सोट की मदद से उसकी पिटाई करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और उसकी पिटाई करते हुए बेचारा उस कल्टीवेटर से कहता है, अब भला बोलो। लेकिन उसका रिएक्शन तो अभी भी बहुत ज्यादा फीका था, इसलिए हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उसकी पिटाई लगा देता है। तो देखा तो आसपास बैठे हुए सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिसेबल जल्दी से वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं रुको, मुझे याद आ गया, माता जोजिया ने एशियन समय में हमारे 6TLM को बचाने के लिए 10 मेजर सेट के लीडर्स के साथ फाइट की थी और साथ ही साथ टैलेंट सेट के डिसेबल्स डिवाइन वेपन को रिफाइन करने में भी हमारी मदद किया करते थे। इस दौरान हम देखते हैं कि बेचारा एल्डर लिu जी का ध्यान वहाँ पे पूरी तरह से उसी कल्टीवेटर की तरफ चला जाता है और उसे ध्यान ही नहीं आता कि तब तक लिंगू उसके सर के ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए जब वो पलटकर सामने की तरफ देखता है तो लिंगू वहाँ पे अपनी सोट को उठाकर कोल्टून में उससे कहता है, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें यहाँ पे बैठकर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर देखना चाहिए। और ये कहकर लिंगू भी उसे वहाँ पे टेबल पे लेटाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर देता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि इमॉर्टल सोल पैलेस का मास्टर भी वहाँ पे अपने एल्डर्स के साथ पहुंच चुका था और एल्डर लिu जी को वहाँ पे इस तरह से मार खाते हुए देखा तो बाकी के एल्डर्स भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, अगर हम लोग यहाँ पे इनके सामने सरेंडर भी कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं। जिसपे एक दूसरा एल्डर भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं। जिसपे पैलेस मास्टर वहाँ पे कोल्टून में उन लोगों को जवाब देते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। और ये कहकर पैलेस मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर उन लोगों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, आखिर उन लोगों को मार क्यों रहे हो। पैलेस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, जबकि पैलेस मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं 6TLM का इमॉर्टल सोल पैलेस हाल का मास्टर हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने हमारे एल्डर को पकड़ रखा है। अब जैसे एल्डर लिu जी को वहाँ पे एहसास होता है कि उसके पैलेस मास्टर वहाँ पे उसे बचाने के लिए आए हैं तो वो वहाँ पे इमोशनल होकर रोते हुए कहने लगा था, पैलेस मास्टर, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे, देखिए तो सही, इन लोगों ने मार मार के मेरा क्या हाल कर दिया। जिसपे पैलेस मास्टर वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखते हैं तो एसएटजू के सभी डिसेबल्स ने मिलकर वहाँ पे पैलेस मास्टर को भी वहीं पे बैठा दिया था और उसे भी वो लोग मिलकर वहाँ पे 6TLM की नई हिस्ट्री याद करवाने लगे थे। लेकिन पैलेस मास्टर का दिमाग इतना ज्यादा छोटा था कि उससे सही से वहाँ पे कुछ भी याद नहीं हो पा रहा था। और जब बनेग्रो आगे बढ़कर वहाँ पे उसकी हिस्ट्री का टेस्ट लेता है तो वो बेचारा सोल मास्टर वहाँ पे घबराते हुए पुटिंग पे ही रुक जाता है, उससे आगे उससे वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। इसलिए बनेग्रो वहाँ पे गुस्सा होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, ये तुम पुटिंग पुटिंग क्या कर रहे हो। जिसपे सोल मास्टर अचानक से वहाँ पे एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहता है, हाँ याद आया, टैलेंट सेट ने 6TLM के सभी लोगों को उठाकर रिफाइन करने के लिए कैलिडोन के अंदर डाल दिया था। उस बुलाव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनेग्रो वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, गलत जवाब, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि लिu जिन और डोंगमी मिलकर वहाँ पे उसे भी टेबल के ऊपर लेटा देते हैं और साथ ही साथ उसकी भी धुलाई शुरू कर देते हैं, वो भी बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। जबकि बेचारा सोल मास्टर वहाँ पे घबराते हुए कह रहा था, प्लीज रुक जाओ, मैंने ठीक तो जवाब दिया था, उन लोगों को डिफाइन करने के लिए कैलिडोन के अंदर ही तो डाला जाता था। पैलेस मास्टर का ऐसा जवाब सुनकर पीछे बैठा वो पहले वाला कल्टीवेटर वहाँ पे अपने मन ही मन में शुक्र अदा करते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं बच गया। पर बेचारा ये पैलेस मास्टर तो मुझसे भी ज्यादा नालायक निकला। लेकिन उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू का ध्यान वहाँ पे एक बार फिर से उसकी तरफ चला जाता है। वो देखा तो वो वहाँ पे दोबारा से पढ़ने का नाटक करने लगा था, जैसा हम लोग बचपन में किया करते थे। बातें करते करते जब टीचर का ध्यान हमारी तरफ जाता तो जानबूझकर कुछ भी पढ़ने का नाटक करने लगते। आप लोगों में से ऐसा किस किस ने किया है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर लगातार वहाँ पे दुहराते हुए कह रहा था, मास्टर जोजिया ने अकेले ही 10 मेजर सेट के लीडर्स के साथ फाइट की थी हमारे 6TLM को बचाने के लिए। और इसी तरह वहाँ पे एक प्रोफेसर सभी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक मिस्ट भी किसी की नजरों में भी आए बगैर एसएटजू और उनके डिसेबल्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। और वहाँ पे आते साथ ही वो ब्लैक मिस्ट वहाँ पे एसएटजू यंग को देखकर एक इवल स्माइल करते हुए कहता है, जू यंग फाइनली अब तुम मेरे होगे। लेकिन वो ब्लैक मिस्ट अभी तक वहाँ पे सब कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी कोई वहाँ पे इसका रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर पाँव रख देता है, जो देखकर ब्लैक मिस्ट वहाँ पे गुस्सा होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। लेकिन हम देखते हैं कि इससे आगे वो ब्लैक मिस्ट वहाँ पे कुछ भी कह पाता। तभी अचानक से वो लड़की जिसने वहाँ पे उसका रास्ता रोका था वो उसे उठाकर वहाँ पे पटकना शुरू कर देती है। वो उसे वहाँ पे इतनी बुरी तरह से पटक के मार रही थी कि हम देखते हैं कुछ ही पलों में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अब वो वहाँ पे उठने लायक भी नहीं बचा था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएटजू के सभी डिसेबल्स के साथ साथ बाकी सभी लोगों का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग उस लड़की की ऐसी बहादुरी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे कि तभी वो लड़की वहाँ
वहाँ पे सभी को ज्यादा हैरान करते हुए उस ब्लैक मिस्ट एनर्जी को वहाँ पे अपने पैरों के नीचे को चलते हुए उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। जो देखकर तो एसएटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। केवल ये तो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा था, ये तो हमें से कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 6th एलएम के अंदर हम लोगों को कोई ऐसी पावरफुल कल्टीवेटर भी देखने को मिलेगी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे ब्लैक मिस्ट को ठिकाने लगाने के बाद अपने हाथ साफ करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर जहाँ एक तरफ एसएटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे इज्जत बड़ी नजरों से देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगू को तो वहाँ पे उस लड़की के अंदर अपना प्यार दिखाई दे रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे उस लड़की के पीछे भागकर उसे रोकते हुए कहता है, फेलो इमोर्टल प्लीज 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। लिंगू की हरकत को देखकर तो उसके सभी साथी भी वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। आज तक इतना ज्यादा चुपचाप और शांत रहने वाला कल्टीवेटर सामने से जाकर किसी लड़की के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, ये तो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुककर पीछे पलटते हुए लिंगू से कहती है, क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे। पर जैसे वो लड़की वहाँ पे पलटकर पीछे की तरफ देखती है तो वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंगू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो चुके थे। और बेचारा लिंगू जो कि उस लड़की को वहाँ पे अपने इतने करीब देख पा रहा था, उसकी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो उसके साथ क्या बात करे। इसलिए हम देखते हैं कि काफी देर तक लिंगू उसे बस देखता ही रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद एडालुओची भी उस लड़की को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, काश ये ब्यूटी मुझे मिल पाती। इसी दौरान हम देखते हैं कि डोगमी वहाँ पे आगे बढ़कर ल्यूजियन के पास आते हुए कहता है, लिंगू जिस लड़की के साथ बात करना चाहता था वो तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत निकली। इवन हम देखते हैं कि बर्नी क्रो भी वहाँ पे आगे बढ़कर लिंगू को मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि उसकी खूबसूरती को देखकर लिंगू की बोलती ही बंद हो चुकी है। जिसपे ल्यूजियन भी वहाँ पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहीं हमारे ब्रदर लिंगू को वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई। जिसपे वो दोनों भी वहाँ पे से जवाब देते हुए कहते हैं, सिचुएशन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट से रिलेटेड हो। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे कोशिश से जवाब देते हुए कहती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे लिंगू को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे थोड़ा ही आगे गई थी कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसके पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। जो देखकर तो वो लड़की भी वहाँ पे हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। इवन हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे ये सब कुछ देखकर घबराते हुए उसके पास चला जाता है। तभी उन लोगों को वहाँ पे अपने कानों में एसएटजू की कोल्ड आवाज सुनाई देती है, जो कि कोल्ड रूम में उस लड़की से कह रहे थे, मैंने अभी तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी। और ये कहकर एसएटजू वहाँ पे अपनी रॉकिंग चेयर से उठ खड़े होते हैं। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम लोंगची था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से वहाँ पे एसएटजू को धमकी देते हुए कहती है, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो, मुझे गुस्सा आए उससे पहले चुपचाप अपनी इन्फॉर्मेशन को बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू जब तभी अपनी इन्फॉर्मेशन को बंद नहीं करते तो लोंगजी वहाँ पे गुस्सा होकर उस फॉर्मेशन के ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी पंच का वहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि लोंगजी का नाम सुनकर वहाँ पे बैठे हुए 6th एलएम के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, लोंगजी ये तो वही लड़की है ना जिसे हमारे 6th एलएम की अंडरवर्ल्ड बॉस भी कहा जाता है। मैंने तो इसके बारे में सुना था कि आज तक इसको जिस किसी ने भी देखा है वो मरा है। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पे जो कि लोंगजी की खूबसूरती में पूरी तरह से खो चुका था, वो वहाँ पे मदहोश होते हुए कहता है, ऐसी खूबसूरत लड़की के हाथों से तो कोई भी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे लोंगजी से कहने लगा था, हे ब्यूटी मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आकर मुझे खत्म कर दो, इसी बहाने तुम्हें छूने का तो मौका मिलेगा। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लोंगजी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा वहाँ पे उस कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए कहती है, भोको मत, अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर लोंगजी वहाँ पे 6th एलएम के लोगों को देखते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने का इशारा करती है। जो देखकर 6th एलएम के लोग वहाँ पे ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो वापस अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लोंगजी वहाँ पे एक बार फिर से एसएटजू को धमकी देते हुए कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से मुझे आजाद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए कोल्ड में उससे कहते हैं, ओह तो ऐसी बात है। अब एसएटजू को वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए देखकर लिंगू वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर एसएटजू को समझाने की कोशिश करने लगा था, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि एसएटजू को ऐसे लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे अपनी फिंगर को हल्का सा झटका देते हुए उस लड़की के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर डालते हैं कि वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा घमंडी थी वो भी खुद ब खुद ही एसएटजू के सामने अपने घुटनों पे आ जाती है। वहीं देखते ही देखते एसएटजू को और प्रेशर वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे लोगों के लिए देखना भी मुश्किल हो गया था। वो तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो लड़की लोंगजी ट्रांसफॉर्म होते हुए एक रैबिट में बदल जाती है। जो देखकर एसएटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये इस लड़की के साथ क्या हो गया, ये तो एक छोटे से रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो गई। इवन हम देखते हैं कि एलालूजी तो वहाँ पे उस रैबिट को देखकर मदहोश होते हुए कहता है, कितना ज्यादा क्यूट है। लेकिन इससे आगे बेचारा एलालूजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वो लिटिल रैबिट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार
देता है और उस रैबिट की एक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जैसे जाकर वो एल्डर जी को लगती है तो वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो लिटिल रैबिट वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। हम देखते हैं कि उस रैबिट का सिर्फ रूप ही बदला था, उसका गुस्सा अभी तक भी वैसा ही था। तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल रैबिट वहाँ पे सभी लोगों को धमकी देते हुए कहती है, अब अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रैबिट कहने की हिम्मत की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो लिटिल रैबिट वहाँ पे बहुत ही क्यूट तरीके के साथ जंप करते हुए सीधा सटजू के सामने पहुंच जाती है और अपनी नेचर के मुताबिक सटजू से सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम चाहते हो कि मैं भी यहाँ पे इन लोगों की तरह बैठकर ये बुक पढूं? तो ठीक है, लाओ मुझे भी दो वो नोटबुक। उस लिटिल रैबिट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सटजू से वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि उसकी नजर वहाँ पे मिस निंग्यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो उसका सारा गुस्सा वहाँ पे एक झटके के साथ शांत हो जाता है और वो वहाँ पे जल्दी से जंप करके मिस निंग्यू के कंधे के ऊपर बैठते हुए कहती है, तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो, क्या हम दोनों चलकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उस लिटिल रैबिट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस निंग्यू वहाँ पे कंफ्यूज होकर सटजू की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, सिस्टर ये सब क्या हो रहा है? जिस पर सटजू वहाँ पे कोल्टोन में उन सभी लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, ये एंशिएंट टैलेंट सेट का स्पिरिचुअल पेट है। जबकि हम देखते हैं कि वो लिटिल रैबिट तो वहाँ पे सटजू से मास्टर जोजियन की दी हुई लिस्ट की डिमांड करने लगी थी, जिसमें हम देखते हैं कि सटजू भी उसे चुपचाप वहाँ पे वो लिस्ट दे देते हैं जिसमें लिखे हुए नामों को पढ़कर उसका गुस्सा लगातार वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बर्नेकुरो, लियूजियन और डोंगमी तीनों मिलकर वहाँ पे उदास होकर लिंगू की तरफ देखते हुए कहते हैं, कितनी ज्यादा अफसोस की बात है, पहली बार हमारे भाई को कोई लड़की पसंद आई थी और वो भी एक रैबिट निकली। जबकि हम देखते हैं कि लिंगू तो वहाँ पे बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन जब वो वहाँ पे उन तीनों के एक्सप्रेशंस को देखता है तो वो भी वहाँ पे ऑकवर्ड होना शुरू हो जाता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो लिटिल रैबिट वहाँ पे उस लिस्ट में लिखे वो नामों को पढ़कर गुस्सा होते हुए कहती है, ये तो ली लिंग है, यकीन नहीं हो रहा वो कमीना भी इसमें शामिल है। पर वो जिस बात का एहसास पहले ही हो गया था, उसका फिदर क्लैन बहुत ज्यादा घटिया है और मैंने कई बार उन लोगों के ट्रेस हाउसेस में एंशिएंट टैलेंट सेट के ट्रेस भी देखे हैं। पहले तो मुझे लगा था कि वो सारे ट्रेस उन लोगों को एक्सीडेंटली मिल गए होंगे, पर अब मुझे समझ आ रहा है उन लोगों के पास एंशिएंट टैलेंट सेट के ट्रेस कैसे पहुंचे थे। जबकि हम देखते हैं कि उस लिटिल रैबिट की ये बात सुनकर बर्नेकुरो, लियूजियन और डोंगमी तीनों वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना जल्दी हमारे अगले दुश्मन के बारे में पता लगा लिया, चलो अच्छा ही है, हम लोगों को भी एक बार फिर से फाइट करने का मौका मिलेगा। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अनलीश करना शुरू कर देते हैं। तो देखकर तो वो लिटिल रैबिट भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, बहुत अच्छे, तुम तीनों मुझे काम के लग रहे हो, तो चलो फिर देर किस बात की, जब सारी तैयारी हो ही चुकी है तो चलकर इस लू लिंग को ठिकाने लगाते हैं। अगर मैंने उसे मार मार के उसे उसकी मां न याद दिला दी तो मेरा नाम भी लोंगची नहीं। और ये कहकर लोंगची वहाँ पे सटजू की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, एंसेस्टर हमें इजाजत दीजिए। जिस पर सटजू भी वहाँ पे कोल्टून में उन्हें जवाब देते हुए कहती है, जाओ। और ये कहकर सटजू खुद ही वहाँ पे उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से भेज देते हैं। जिनके जाते ही एल्डर लुओजी वहाँ पे अपने पैलेस मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोगों को इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होगा? जिस पे पैलेस मास्टर, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, वो लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं तो हम लोग भी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे पीछे बैठने की कोशिश करता है तो बेचारे पैलेस मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पे आराम से बैठ भी नहीं पाता और दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगा था। खैर हम देखते हैं कि अभी वो सभी लोग वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए आराम कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो हिस्ट्री वहाँ पे बदलना शुरू हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग टैलेंट सेट ने अपनी सारी दौलत और ट्रेस को 6 TLM के लोगों को बांटते हुए 6 TLM को क्रिएट किया था। टैलेंट सेट की वजह से ही 6 TLM बन पाया था। अभी बेचारे उन लोगों को वहाँ पे पहली वाली बातें याद नहीं हुई थी। सटजू उनके सामने एक और नई बात ले आए थे, पर फिर भी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे हार ना मानते हुए लगातार उस हिस्ट्री को पढ़ते हुए उसे याद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को ग्रेट डेविल लॉर्ड वाले ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट डार्क लॉर्ड को लोंगजी के बारे में पता चल गया था और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था, यकीन नहीं हो रहा, लोंगजी एक फीमेल रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये खबर उसे वहाँ पे किसी और ने नहीं बल्कि वही लड़की जिसका नंबर ही था उसने दी थी, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह एक बैम्बू को पकड़कर सो रही थी। जो देखकर ग्रेट डार्क लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, एक तरफ ज़ूयांग के डिसेबल्स दिन ब दिन पावरफुल बनते जा रहे हैं और एक तरफ मेरे निकम्मे डिसेबल्स को देखो, इसके सिर्फ 2 ही काम है, खाना और फिर सो जाना। और ये कहकर ग्रेट डार्क लॉर्ड वहाँ पे उसे किक मारकर उठाते हुए कहता है, जल्दी से उठो, जल्दी से फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ निकलो और वहाँ पे जाकर लू लिंग को ढूंढो, क्योंकि अब अगली बारी उसकी है। उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग जितना ज्यादा हो सके ज़ूयांग को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये चोट इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि ज़ूयांग उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि ग्रेट डार्क लॉर्ड के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ चुकी थी, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।